हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी के बारे में। गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे और फोकस दूरी का सूत्र हम लोग निकालेंगे। F बराबर R/2, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसकी स्थापना की जाएगी। तो आइए पहले एक चित्र के माध्यम से इन चीज़ों को समझा जाए, फिर जो है सूत्र की स्थापना किया जाएगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर कुछ फिगर बने हुए हैं। ठीक है, यह आपका अवतल दर्पण है, और यह आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का बाहरी हिस्सा जो होता है वह कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, कलर करते रहे, रेड ऑक्साइड से कलर करते हैं, पारा का पेंट करते हैं, और अंदर वाला सिरा जो होता है वह प्रकाश किरणों को मोड़ने का काम करता है। ऐसे दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण में उभरा हुआ सिरा प्रकाश को मोड़ने का काम करता है और अंदर वाले सतह पर पेंटिंग करते हैं। ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब आप देखें, जब अवतल दर्पण के सामने प्रकाश की किरण आती है, अवतल दर्पण के समांतर प्रकाश की किरण आती है सामने, यह आपका एक मुख्य अक्ष है। देखें, मुख्य अक्ष है और यह है वक्रता केंद्र C। वक्रता केंद्र C है, यह मुख्य अक्ष है आपका। मुख्य अक्ष, यह दर्पण अवतल दर्पण का पोल है, ध्रुव P है। अवतल दर्पण का ध्रुव P है। ठीक है, ध्रुव P से C तक की दूरी को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। C से P तक की दूरी को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के सामने चलने वाली प्रकाश किरण दो दिखाया गया है, दो ऊपर है और दो नीचे है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें हैं, यह किरण एक है और यह दो ऊपर और दो नीचे हैं। दर्पण से टकराने के बाद, किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। दर्पण से टकराने के बाद यह प्रकाश किरण जो है मुड़ जाती है और यह भी नीचे वाले भी प्रकाश किरण मुड़कर आगे निकल गई दोनों। अब मुख्य अक्ष के नीचे जो दोनों प्रकाश की किरण है वह भी दर्पण से टकराई और टकरा के ऊपर की तरफ चली गई। आप देख रहे हैं कि ऊपर की दोनों प्रकाश की किरण और मुख्य अक्ष के नीचे की दोनों की प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष से टकराती हैं तो सभी किरण एक बिंदु से होते हुई जाती हैं, अर्थात सभी किरण जो है एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, जहां पर यह प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती है उसी को मुख्य फोकस कहा जाता है। ठीक है, उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको F से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है वह दर्पण के सामने होता है। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वह दर्पण के सामने होता है और बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक होता है। क्यों? क्योंकि यह जो प्रकाश किरण है वह मुख्य फोकस पर एक दूसरे को काट रही हैं, वास्तव में काट रही हैं, इसलिए जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अगर हम उत्तल दर्पण लें तो क्या होगा? अब ध्यान से देखें, उत्तल दर्पण पे जो भी प्रकाश की किरण आ रही हैं वो टकरा रही हैं और टकरा के दूसरे दिशा में वापस लौट जा रही हैं। देखें, यह प्रकाश की किरण आई, टकराई, टकरा के इधर चली गई, यह प्रकाश की किरण आई, टकरा के इधर चली गई। मुख्य अक्ष के नीचे प्रकाश की किरण टकराई, टकरा के इधर चली गई, यह प्रकाश की किरण टकरा के इधर चली गई। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रही है वह टकरा रही है, टकरा के वापस लौट जा रही है। ठीक है, यह घटना हो रही है, अर्थात यहाँ पे वास्तव में कोई भी प्रकाश किरण एक दूसरे को काट नहीं रही है। तो उत्तल दर्पण में क्या करते हैं? प्रकाश किरण को पीछे खींचते हैं। यहाँ देखें, यहाँ से इधर चली गई है, इसी को डॉटेड लाइन से पीछे खींचते हैं, नीचे वाले को डॉटेड लाइन से पीछे खींचते हैं, इस वाले को डॉटेड लाइन से पीछे खींचेंगे और इसको भी डॉटेड लाइन से। आप देख रहे हैं कि जब हम प्रकाश किरणों को पीछे की तरफ खींचते हैं तो यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। देखें, लग रहा है कि यह जो प्रकाश किरण निकल रही है वो यहीं से निकल रही है, यह प्रकाश किरण जो निकल रही है वो यहीं F से निकल रही है, नीचे वाला प्रकाश किरण जो निकल रहा है यहीं F से निकल रहा है।
यह प्रकाश किरण जो निकल रहा है एफ से निकल रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। तो जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणें टकराती हैं, ठीक है, तो वह विपरीत, ठीक है, तो अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इन प्रकाश किरणों को पीछे हटाने पर एक बिंदु पर मिलती है, जिसे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यह मुख्य फोकस जो है वह आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहाँ होता है? दर्पण के पीछे होता है। जबकि अवतल दर्पण के लिए मुख्य फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने होता है। वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल दर्पण में। आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल दर्पण में। ठीक है, तो यह हो गया जब प्रकाश की किरणें सीधी आ रही हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तब यह कंडीशन होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में। अगर प्रकाश किरणें तिरछी आ रही हैं तब क्या होगा? अगर प्रकाश किरणें तिरछी आ रही हैं तब क्या होगा? जैसे देखें, यह आपका मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है, यहाँ पर प्रकाश किरणें जो है तिरछी आ रही हैं। देखें, यह दो प्रकाश किरणें आ रही हैं, लेकिन अब यह एंगल बना रही हैं। ठीक है, यह एंगल बना रही हैं, सीधी नहीं है, जैसे यह प्रकाश किरणें सीधी आ रही थी। यह प्रकाश किरण तिरछा आ रही है। तो तिरछा प्रकाश किरण जो है, यह दोनों देखें, यह एक ध्रुव P पे टकरा रही है और एक यहाँ टकरा रही है। यह प्रकाश किरण ध्रुव P से टकरा कर मुड़कर इधर चली गई। यह प्रकाश किरण यहाँ पे इस पॉइंट पे टकरा के इधर चली गई। आप देख रहे हैं कि यह दोनों प्रकाश किरण जब टकरा के आगे बढ़ रही है तो इस पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही हैं। ऊपर वाला प्रकाश किरण यहाँ पे कट गया, नीचे वाला प्रकाश किरण जो जा रहा था ध्रुव P से टकरा के इस पॉइंट पे कट गया। ठीक है, या फिर कहें कि यहाँ से C से प्रकाश किरण गई, यह C क्या है? अभिलंब है। C क्या है? अभिलंब है। किसके लिए? इस प्रकाश किरण के लिए C क्या है? अभिलंब है। यह अभिलंब दिख रहा है। आपतन कोण, परावर्तन कोण, इधर भी आप देखें, यह आपतन कोण, परावर्तन कोण, यह अभिलंब बन गया। ठीक, तो अब देख रहे हैं कि जब तिरछी प्रकाश किरण आती है तो टकराती है, और टकरा के आप देख रहे हैं एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, जहां पर एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और वह आपका फोकस कहलाता है। इसको क्या कहेंगे? यह कहलाएगा फोकस तल। क्या होगा? फोकस तल। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ा? ध्यान दें, अब तक हमने गोली दर्पण के फोकस दूरी में हमने क्या क्या पढ़ा? ध्यान दें, आपने जो पहला चित्र देखा 9.3, उसमें यह देखा कि जब कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज, जब कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज किसमें? अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, पर आपतित होती है तो क्या होता है? ठीक है, जब कोई समांतर प्रकाश किरण पुंज अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर टकराती हैं तो क्या होता है? तो हम यहाँ यह मानते हैं कि किरणें जो हैं उपाक्षीय हैं। ठीक है, पैरा एक्सियल हैं, अर्थात वे दर्पण के ध्रुव P के निकट के बिंदुओं पर आपतित हो रही हैं। दर्पण के ध्रुव P के निकट के बिंदुओं पर टकरा रही हैं और मुख्य अक्ष से छोटे कोण बनाती हैं। यह मुख्य अक्ष से क्या करती हैं? छोटा कोण बनाती हैं। अब आप देख रहे हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें टकराती हैं। परावर्तित किरणें अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर बिंदु F पर अपसरित होती हैं। टकराने के बाद कहाँ पर मिलती हैं? बिंदु F पर मिलती हैं। ठीक है, जो हमने देखा किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण के लिए परावर्तित किरणें इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु F से अपसरित होती प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में क्या था? बिंदु F से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, जैसा हमने फिगर में आपको बताया था। बिंदु F जो है दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, तीसरा कंडीशन आपने देखा कि अगर तिरछा आ रही तब क्या होगा? तो यदि समांतर उपाक्षी प्रकाश पुंज अक्ष से कोई कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है, कोई कोण बनाते हुए दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के बिंदु F से गुजरने वाले तथा मुख्य अक्ष के अभिलंबवत तल के किसी बिंदु पर अभिसरित होंगी। मुख्य अक्ष
के अभिलंबवत तल के किसी बिंदु पर अपसरित होंगी अथवा उस बिंदु से अपसरित होती प्रतीत होंगी। इस तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। इस तल को क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस समतल कहते हैं। ठीक है, तो यह जो तल आप देख रहे हैं यही दर्पण का फोकस समतल कहलाएगा। यह तल जो है दर्पण का क्या है? फोकस तल है, फोकस समतल है। इसी मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर वह आपस में अपसरित होंगी, टकराएंगी, और वह जो तल क्रिएट होगा उसे फोकस तल कहेंगे। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें टकराने के बाद मुख्य फोकस एफ से मिलती हैं और वह उसका मुख्य फोकस कहलाता है, और यहाँ पर मुख्य फोकस एफ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, अब हम लोग सूत्र स्थापित करेंगे कि फोकस दूरी बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2। फोकस दूरी कहाँ तक होता है? मुख्य फोकस और पी, ध्रुव पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस एफ और ध्रुव पी तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और इसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सी से पी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यह फोकस दूरी जो होता है, एफ से पी तक की दूरी फोकस दूरी, यह वक्रता त्रिज्या के आधे पर होता है। वक्रता त्रिज्या के आधे पर होता है, अर्थात फोकस दूरी यह बराबर आर बटे 2। फोकस दूरी का यह क्या मान क्या होगा? आर बटे 2, अर्थात दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2। यह हमें प्रूव करना है, यहाँ पे डायरेक्ट याद नहीं कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? दर्पण के फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, पी से एफ तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसको स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो दर्पण के फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है तथा इसे स्मॉल एफ द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अब हम यह दर्शाते हैं कि दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2, यह प्रूव करना है। यहाँ आर दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, तो हमें यह ज्यामिति की मदद से प्रूव करना है कि फोकस दूरी यह बराबर जो होती है वो वक्रता त्रिज्या बटे 2 होती है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे आप लोग। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 कैसे होती है, बहुत ध्यान से गहन अध्ययन कीजिए, समझिए इसको। देखिए ध्यान से, यह फिगर है। फिगर आप देखें, गोलीय दर्पण का फिगर बना हुआ है। यहाँ पे गोलीय दर्पण, यह आपका अवतल है, अवतल गोलीय दर्पण है, और यह बी जो है आपका उत्तल गोलीय दर्पण है। इस पर प्रकाश की किरणें टकरा रही हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सी दर्पण का वक्रता केंद्र है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे वह उत्तल दर्पण हो। सी क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। सी क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र है। यह मुख्य अक्ष है। यह क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण देखें, यह है मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण पर विचार करें जो दर्पण के, ठीक है, जो दर्पण से बिंदु यम पर टकराती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यह एक प्रकाश किरण है जो दर्पण के बिंदु यम पर टकराती है। ठीक है, तब सी यम बिंदु यम पर दर्पण का अभिलंब होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण पर विचार करें जो दर्पण के बिंदु यम पर टकराती है। उस कंडीशन में सी यम जो होगा, यह सी यम, यह क्या होगा? बिंदु यम पर दर्पण का अभिलंब होगा। ठीक है, यह सी से यम क्या हो गया? दर्पण का अभिलंब हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। यह नियम पढ़े हैं आप, तो वह नियम यहाँ पर भी लग रहा है। देखें, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण थीटा है, जिसे आपतन कोण कहते हैं। यह परावर्तित किरण है, जो यमएफ आप देख रहे हैं, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, यह जो है परावर्तन कोण है थीटा। आपतन कोण थीटा, परावर्तन कोण थीटा। देखा ध्यान से, तो मान लीजिए C जो है वह दर्पण का वक्रता केंद्र है। मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण है जो बिंदु M पर टकराती है, दर्पण के बिंदु M पर टकराती है। इसमें भी देखें, यह मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है जो दर्पण के बिंदु M पर टकराती है। ठीक है, यह टकराने के बाद जो है वापस लौट जाएगी, और यह अभिलंब है इसका, MC। देखें यहाँ MC, यह इसका अभिलंब बन रहा है, यह इसका अभिलंब बन रहा है। यह आपतन कोण परावर्तन कोण थीटा बन रहा है। ठीक, किसमें? उत्तल दर्पण के लिए, और यह है अवतल दर्पण के लिए। तो CM क्या है? बिंदु M पर दर्पण का अभिलंब है। मान लीजिए कि कोण थीटा, आपतन कोण क्या है? थीटा है। माना आपतन कोण क्या है? थीटा है। तथा MD, यह यहां से D, MD क्या है? बिंदु M से मुख्य अक्ष पर अभिलंब है। MD क्या है? MD जो देख रहे हैं यह MD, यह बिंदु M से मुख्य अक्ष पर लंब है। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है फोकस दूरी बराबर वक्रता की त्रिज्या बटे 2। इसके लिए आप देख रहे हैं कि एक हमने दर्पण लिया है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के समांतर एक प्रकाश किरण आ रही है जो बिंदु M पर टकरा रही है। ठीक है, और टकरा के यह जो है फोकस से गुजर जा रही है। बिंदु M पर C और M, यह जो लाइन खींची गई है यह क्या है? अभिलंब है। CM जो है बिंदु M पर अभिलंब है। मान लिया कि थीटा जो है यह आपतन कोण है। MD जो आप देख रहे हैं यह बिंदु M से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब है। अब यहाँ पे MCP, यह कोण थीटा, कोण MCP क्या है? कोण थीटा। कोण MCP बराबर थीटा, तथा कोण MFP, देखें MFP बराबर 2 थीटा। यह ज्यामिति के अनुसार होता है। ठीक है, कि MCP बराबर थीटा हो तो MFP बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा हो जाएगा, अगर ऐसा कंडीशन हो तो। ठीक, MCP बराबर थीटा और MFP बराबर 2 थीटा। अब यहाँ पे tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा इसका मान और tan 2 थीटा इसका मान निकालते हैं। तो tan थीटा बराबर, ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? MD, और आधार क्या है? यह आपका आधार होगा CD। ठीक है, MD बटे CD, यह थीटा का मान। tan थीटा बराबर MD बटे CD, यह हो गया। अब इसका निकालें tan 2 थीटा बराबर, तो tan 2 थीटा बराबर इसका भी MD हो जाएगा, और यह हो जाएगा FD। ठीक है, FD, MD बटे FD, MD बटे FD। किसका मान निकला? tan 2 थीटा का मान। tan 2 थीटा बराबर MD बटे FD, और tan थीटा बराबर MD बटे CD, MD बटे CD। ठीक है, तो tan थीटा बराबर हो गया MD, यह MD बटे CD, और tan 2 थीटा बराबर हो गया MD बटे FD, MD बटे FD। ठीक, अब जो है थीटा के लघु मान के लिए, थीटा के छोटे मान के लिए, जो कि उपाक्षीय किरणों के लिए सत्य है, उपाक्षीय किरणों के लिए थीटा का मान क्या होता है? छोटा होता है। तो उसके लिए tan थीटा की जगह हम केवल थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लगभग थीटा, और tan 2 थीटा बराबर लगभग 2 थीटा।
तो tan थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, tan 2 थीटा की जगह 2 थीटा लिखेंगे। तो यह जो हमारा समीकरण 9.1 मिला है, tan थीटा बराबर md बटे cd, तो tan थीटा को थीटा लिखेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा md बटे cd, थीटा बराबर क्या हो जाएगा md बटे cd हो जाएगा। और tan 2 थीटा बराबर md बटे fd, तो 2 थीटा बराबर md बटे fd हो जाएगा, 2 थीटा बराबर md बटे fd हो जाएगा। अब ध्यान दें, थीटा बराबर है md बटे cd और 2 थीटा बराबर md बटे fd, तो थीटा की जगह यह मान रखें md बटे cd, तो 2 और थीटा का मान md बटे cd और बराबर md बटे fd, md से md कैंसिल हो गया, md से md कैंसिल हो गया। तो fd बराबर क्या होगा, तो fd बराबर fd इधर भेजेंगे, cd इधर भेजेंगे, 2 को नीचे भेजेंगे, तो fd बराबर cd बटे 2, fd बराबर cd बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 9.1 से md बटे fd, md बटे fd बराबर क्या हो जाएगा 2 md बटे cd, md से md कैंसिल हो जाएगा, तो fd बराबर हो जाएगा cd बटे 2, fd बराबर क्या हो जाएगा cd बटे 2। ठीक है, अथवा थीटा के लघु मान के लिए, थीटा के छोटे मान के लिए बिंदु D बिंदु P के बहुत निकट है, थीटा के छोटे मान के लिए यह बिंदु D जो है वह बिंदु P के निकट है, इसलिए आप FD को F मान लें और CD को R मान लें। FD, F से D तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी स्मॉल f, और C से D तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या कैपिटल R। थीटा के लघु मान के लिए बिंदु D बिंदु P के बहुत निकट है, थीटा के लघु मान के लिए बिंदु D जो है बिंदु P के बहुत निकट है, इसलिए CD बराबर कैपिटल R और FD बराबर स्मॉल f मान रख दें। तो FD बराबर CD बटे 2, तो FD को स्मॉल f और CD को कैपिटल R बटे 2, स्मॉल f बराबर कैपिटल R बटे 2, अर्थात फोकस दूरी बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2। यह हमारा एक सूत्र मिल गया, स्मॉल f बराबर R बटे 2, फोकस दूरी बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है कि चाहे अवतल गोली दर्पण हो चाहे उत्तल गोली दर्पण हो, दोनों के लिए फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2, स्मॉल f बराबर कैपिटल R बटे 2। ठीक है, तो यह आपने देखा अवतल गोली दर्पण के लिए प्रूव आपने किया f बराबर R बटे 2, उसी तरह से आप उत्तल दर्पण के लिए भी प्रूव कर सकते हैं। इसमें भी आप देखें थीटा 2 थीटा, ठीक इसी तरह सॉल्व करेंगे तो f बराबर R बाई 2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका फोकस दूरी और दर्पण के वक्रता त्रिज्या में संबंध f बराबर R बटे 2। ठीक है, तो आप पढ़ रहे थे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।